जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सबका यूपीएससी हिंदी में। इस भौतिक जगत के संचालन में अर्थ का बहुत बड़ा योगदान है। अर्थ मतलब धन, पैसा इत्यादि। अब बात अगर जो अर्थ की है तो हमको घाटा और मुनाफे की भी बात आती है। मतलब बात जब पैसे की तो वहां पर घाटा और मुनाफा भी आएगा। तो आज हम लोग घाटे के बारे में पढ़ के और मुनाफे का सौदा करेंगे। अब ये किस प्रकार से होगा, आज हम लोग कुछ डेफिसिट के टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम प्राइमरी डेफिसिट देखेंगे, फिजिकल डेफिसिट देखेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखेंगे और फिर मुनाफे का सौदा करेंगे। अब सौदा मुनाफे का कैसे होगा? सौदा मुनाफे का इस प्रकार से होगा कि ये इन टॉपिक्स में थोड़े बहुत कभी कभी कंफ्यूजन आ जाते हैं। जब ये एक साथ होता है, बहुत माइन्यूट से अंतर होते हैं सब में, पर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं अगर जो एक साथ पूछ लिए जाए। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ना होता हो, पर अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होते मिलता है। तो मुनाफा इस प्रकार से होगा कि हम इसको करके अपने कंफ्यूजन को दूर करेंगे, तो हमारे लिए घाटे का टॉपिक जो है वो मुनाफे का सौदा हो जाएगा। अब बात करें कि घाटा, तो घाटा समझते कैसे हैं? सामान्य शब्दों में समझा जाए तो जितना हमारा पैसा है उससे अधिक अगर जो हम खर्चा कर दें, मतलब जितनी हमारी प्राप्तियां उससे अधिक हमारे अगर जो खर्चे हो जाते हैं तो उसको हम घाटा बोल देते हैं। और सामान्य शब्दों में अगर इसको बोला जाए तो बोलते हैं आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। कि अर्थात जो प्राप्ति है वो हमारी 50 पैसे की है और जो हमारा खर्चा है वो कितना है, 1 रुपये का है। मतलब जो 50 पैसा मैंने एक्स्ट्रा खर्च किया वो क्या हो रहा है, वो मेरा घाटा लग रहा है। अब जो कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, इसकी बात हम करते हैं कहां पर? बजट में। बजट नामक एक शब्द होता है, सबके घर पे बजट बनाया जाता है कि इतना पैसा। बजट क्या है? एक अनुमान होता है, कि एस्टिमेट होता है। किस चीज का एस्टिमेट होता है? कि कितना पैसा हमको मिलेगा इस महीने या इस बार, और कहां कहां पर पैसा खर्च करना है। कहीं ट्रिप पे जाना है, कि कहीं क्या करना है, या इंश्योरेंस कराना है, या हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब जो भी चीजें हैं, गाड़ी लेनी है, कहीं पे और इन्वेस्ट करना है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कितना हमें मिल रहा है और फिर हमें क्या खर्चा करना है? ये पूरा एक एस्टिमेट ऐसे हम सभी लोग अपने अपने पैसे का, या सभी लोग अपने अपने घर पे निकालते हैं। इसी प्रकार से हमारी सरकार भी, या हर जगह की सरकारें अपना एस्टिमेट निकालती हैं, अपना बजट निकालते हैं कि उनको कहां कहां से पैसे मिलने के आसार हैं और कहां कहां पर उनके पैसे खर्चे करने के आसार बन रहे हैं। तो ये बेसिकली जो उनकी एस्टिमेट है, इसी को हम बजट बोल रहे होते हैं। ठीक। अब बजट में हम देखते क्या क्या है, तो बजट में बहुत बेसिक चीजें देखते हैं कि पैसा कहां से आएगा, फिर पैसा कहां से आएगा, साथ ही साथ देखेंगे कि पैसा खर्च कहां होगा। इसके साथ हम देखेंगे कि जो खर्चा होगा इसके बीच में अंतर, मतलब जो पैसा आ रहा है और पैसा खर्च हो रहा है इसके बीच में अंतर कितना होगा, और इस अंतर को सरकार एट लास्ट मैनेज कैसे करेगी, मतलब कैसे जो गवर्नमेंट है इस गैप को फिल करेगी, ऐसे आने और पैसे खर्चे होने के बीच की बात। अब बात हम बजट की कर रहे हैं, यहां से एक और शब्द मन में आता है कि ये जो बजट नामक शब्द है ये हमारे संविधान में कहीं पर अंकित है। तो उस समय ये बात आती है कि जो बजट नामक शब्द है ये हमारे संविधान में कहीं पर, मतलब बजट नामक शब्द अंकित नहीं है, पर ये जो पैसे कहां आएगा, पैसा कहां जाएगा, ये सारी बातें हम बात तो करते हैं, पर किसी और हेडिंग के अंदर बात करते हैं। हम कहां बात करते हैं? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत हम बात करते हैं। वहां पर हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात हम वार्षिक वित्तीय विवरण का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे संविधान में अंकित है, लेकिन क्या अंकित है? अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कही गई है। इसमें क्या, नाम से भी क्लियर है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, की पैसा आप वित्त का विवरण देना कि आप कहां पा रहे हैं, कहां खर्चा कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, इतना क्यों खर्चा कर रहे हैं, ये सारी बात। पर ये जो बजट शब्द है ये कहीं पर नहीं मेंशन है। और अक्सर हम लोग सुनते हैं कि बजट सत्र है, अब सरकार बजट पास करेगी, और अगर जो जनरल इलेक्शन होना है वहां पर हम अंतरिम बजट की बात करते हैं, तो ये बात स्वतः ही मन में आ जाता है कि क्या बजट नामक शब्द जो है वो संविधान में लिखा हुआ है। तो हमको एकदम क्लियर कट ये बात याद रखनी कि नहीं, बजट नामक शब्द नहीं है। पर कौन सा शब्द है उसकी जगह पर? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसी को हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में बजट बोल रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि बजट में होता क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने देख रखा है, बजट में हम दो चीजें देखते हैं, एक हम रिसीट की बात करते हैं, एक हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। अब रिसीट एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ कि एक प्राप्तियों की बात करते हैं कि सरकार को पैसे कहां से मिलने हैं, या सरकार के पास पैसे कहां कहां से आने वाले हैं। दूसरी बात करते हैं हम व्यय की बात करते हैं, खर्च की बात करते हैं कि जो सरकार है कहां कहां पर पैसे खर्च करेगी, अनुदान देगी, एम्स बनवाएगी, आईआईटी का निर्माण करवाएगी, रोड बनवाएगी, सड़क बनवाएगी, रन बसेरा बनवाएगी, क्या बनवा रही, कहां पैसा खर्चा कर रही है, सैलरी देगी, पेंशन देगी, ग्रांट देगी, इंटरेस्ट देगी, क्या कर रही है, इस चीज को हम देखेंगे। मतलब इसका कि एक्सपेंडिचर क्या है, इसका व्यय क्या है, किसका? सरकार का। ये दोनों हम किसमें पढ़ते हैं? बजट में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें, कहां कहां से पैसे आ रहे हैं और कहां कहां पर पैसे जा रहे हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि सरकार कहां कहां पैसे पा रहे हैं। तो इसको हम इसका अगर हम वर्गीकरण करें तो दो चीज इसमें देखते हैं। एक हम पढ़ेंगे कि इसमें
ये जो रिसीट है, एक इसमें रेवेन्यू रिसीट पढ़ेंगे, दूसरा हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कैपिटल रिसीट पढ़ेंगे। अब रेवेन्यू रिसीट अर्थात राजस्व प्राप्तियां और कैपिटल रिसीट अर्थात पूंजीगत प्राप्तियां होती क्या क्या है, इसे भी आइए देख लेते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे, राजस्व प्राप्तियां मतलब रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। इसमें हमको नाम रेवेन्यू रिसीट आए तो अब ये है कि पैसा सरकार को मिल रहा है, कहां से मिल रहा है। तो इसमें दो चीजें याद रखनी है कि इसमें पहली बात तो सरकार के पास कोई लायबिलिटी नहीं होगी। देखिए यहां पर लिखा है नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी। अब बात आती है कि लायबिलिटी नामक शब्द, अब ये नया शब्द आप क्या बता दिए, कोई नया शब्द नहीं। लायबिलिटी ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए मुझे 20 रुपए मिले, ठीक है, और मुझे अपने हिसाब से इसको खर्चा करना है। खर्चा करने के बाद मुझे कहीं से फिर वो 20 रुपए एडजस्ट करके जनरेट करके जिससे मिले हैं उसको मुझे वापस करनी है। अब जब इस 20 रुपए को मैं बोलूंगा तो मेरे लिए लायबिलिटी होगी। और अगर जो इसी बात पे हम ऐसा देखेंगे कि ये 20 रुपए मुझे कहीं से मिल रहा है और मुझे ये इसको वापस नहीं करना, मैं अपने हिसाब से खर्चा कर ले रहा हूं पर मुझे इनको वापस नहीं करना है, तो हम उस समय क्या बोलेंगे कि ये मेरी लायबिलिटी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो सरकार को पैसे मिल रहे हैं और सरकार को वो वापस नहीं कर रहा, मतलब सरकार को मान लीजिए 100 रुपए मिल गए हैं, अब 100 रुपए वो अपने हिसाब से सरकार खर्च करेगी, पर जहां से मिले वहां उसको देने होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, ये नॉन लायबल है, मतलब इसमें कोई सरकार की लायबिलिटी नहीं है। पहला चीज तो याद रखेंगे। दूसरा इसमें हम कंडीशन क्या याद रखते हैं, गवर्नमेंट एसेट की नॉट रिड्यूस, मतलब कोई संपत्ति को का मतलब पैसे पाने के लिए कोई संपत्ति नहीं घटी है। जैसे कैसे समझ सकते हैं कि मुझे मान लीजिए 5 रुपए की आवश्यकता है, तो दो प्रकार से, या तो मुझे कहीं से मिल जाए, ठीक है, या एक प्रकार क्या हो सकता है कि ये कलम है मेरे पास, इसका मूल्य मान लीजिए 5 रुपए का, तो मैं इसको बेच दूं और मुझे 5 रुपए मिल गए। उस स्थिति में क्या होगा, ये जो मेरी संपत्ति है, मेरा कलम है, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं बेच दे रहा हूं तो मुझे पैसा मिल रहा है। पर ये जो है राजस्व प्राप्ति, यहां पर ये दोनों कंडीशन नहीं देखने को मिले, मतलब लायबिलिटी भी सरकार के ऊपर नहीं बनेगी और सरकार का कोई एसेट भी नहीं घट रहा है। तो फिर ऐसा क्या है कि सरकार, मतलब इन दोनों के बिना भी सरकार को पैसे मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं। आप अभी टॉफी लेने जाइए, आप टैक्स दे रहे हैं और सरकार को जरूरत पड़ेगी तो सरकार क्या करती है, आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको किसी चीज का टिकट कटवाना है तो भी आप सरकार को पैसे दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सरकार के लिए प्राप्तियां ही तो हैं। किस प्रकार की प्राप्ति है, इसमें कहां कोई लायबिलिटी आ रही है। अगर जो आप सरकार को फीस पेमेंट कर दे रहे हैं, सरकार फीस थोड़ी ना वापस करने जा रही है। मतलब कोई चीज, मुझे कोई पर्टिकुलर चीज लेनी है, या मुझे कहीं फॉर एग्जांपल समझ लेते, कोई एक म्यूजियम है, मुझे म्यूजियम में कोई एक सर्टेन टिकट का प्राइस है और मुझे घूमना है। अब उस टिकट के पैसे को मैंने दे दिया, घूम लिया, वैसा थोड़ी ना कि सरकार वो पैसा मुझे वापस करेगी बाद में आके, नहीं करेगी। वो सरकार के लिए क्या है, वो सरकार के लिए इनकम का सोर्स है। ठीक उसी प्रकार से मैंने अगर जो आज जीएसटी पेमेंट कर दिया, या मैंने आज इनकम टैक्स दे दिया, या मैंने कोई कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, मैंने कस्टम ड्यूटी दे दी, अब सरकार उसके लिए लायबल थोड़ी ना कि वापस आके सरकार वापस करेगी, नहीं करेगी, जाहिर सी बात है। तो ये भी सरकार के लिए क्या है, ये भी सरकार की प्राप्तियां हैं। यहां से बात समझ में कि क्या लायबिलिटी से क्या अर्थ समझ में आता है और एसेट से क्या अर्थ समझ में आया। यहां पर उसको ना ही कोई एसेट का अपना ह्रास करना पड़ेगा, मतलब कोई अपना एसेट में कमी नहीं लानी पड़ेगी, और ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी है। अब इसको पढ़ते हैं दो रूप में, एक हम पढ़ते हैं टैक्स रेवेन्यू, जिसको हम कर राजस्व बोलते हैं, एक हम पढ़ते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व। अब टैक्स रेवेन्यू में क्या पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे कि कहां, मतलब सरकार को वो पैसे जो टैक्स से प्राप्त होते हैं, किस प्रकार के टैक्सों से। जैसे हम इनकम टैक्स की बात कर लें, कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर लें, जीएसटी, कस्टम इत्यादि टैक्सों की बात कर लें। नॉन रेवेन्यू मतलब गैर कर राजस्व में क्या देखेंगे कि सरकार को कोई फीस पेमेंट कर रहा है किसी चीज का, फाइन, मतलब सरकार ने किसी चीज के ऊपर क्या लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। अब आप सरकार को जुर्माना दे रहे हैं तो जुर्माना कहां जाएगा, सरकार के लिए वो प्राप्ति है, पर किस प्रकार की प्राप्ति है सरकार के लिए, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू ही तो है। फिर बात करेंगे इंटरेस्ट रिसीट की, कि सरकार को ब्याज की प्राप्तियां हुई। अब ब्याज की प्राप्तियों से क्या समझेंगे कि सरकार कोई मान लीजिए सर्टेन अमाउंट ऑफ उसने लोन दे रखा है किसी को, अब वो लोन पे क्या करेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, जिसने भी लोन लेकर रखा होगा अदर कंट्रीज या जिसने भी। अब वो जो पैसा है सरकार को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सरकार किस में गिनेगी, वो भी सरकार की प्राप्ति है, पर किस में गिनेगी, वो कोई टैक्स थोड़ी ना है, वो तो इंटरेस्ट पा रहा है सरकार, जो पैसा उसने दे रखा है, तो भी क्या है, उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू ही है। साथ ही साथ हम क्या देखेंगे कि डिविडेंड या प्रॉफिट, अर्थात सरकार ने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, अब उस इन्वेस्टमेंट में कुछ लाभ और लाभांश तो पाएगा ही पाएगा, और वो लाभ और लाभांश भी किसके अंतर्गत आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू के ही अंतर्गत आएगा। तो ये था सरकार का रेवेन्यू रिसीट की सरकार के नॉन लायबल इनफ्लोज थे, कि मतलब इन पैसों के लिए सरकार लायबिलिटी नहीं है, मतलब सरकार देयमान नहीं, सरकार को देना नहीं है, ये इसको सरकार पा लिया और अपने हिसाब से खर्च करेगा। ये क्या था, रेवेन्यू रिसीट। अब इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट की, क्या कि कैपिटल रिसीट क्या होता है। तो इसमें हमको दो चीजें याद रखनी है, वही दो चीजें तो उसमें थी, मतलब उसमें नहीं थी तो इसमें रही होंगी, जाहिर सी बात है, तभी तो दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें क्या है कि इंक्रीज गवर्नमेंट लायबिलिटी, या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी तो पैसा आएगा, या दूसरा तरीका क्या है कि सरकार को अपना एसेट खर्च करना पड़ेगा। मतलब अगर जो
मुझे कोई काम है और मेरा रेवेन्यू रिसीट से खर्चा नहीं चल रहा है, तो मुझे अब अपने कैपिटल रिसीट पे जाना पड़ेगा। अब यहां पर पैसा पाने के लिए मुझे दो चीज करना पड़ेगा, या तो मुझे अपनी लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, अर्थात मुझे 5 रुपए किसी से उधार लेना ही लेना पड़ेगा अपना काम करने के लिए। अब उधार का मतलब तो यही हुआ ना कि मैं अपना काम करने के बाद वो 5 रुपए भी तो उसको वापस करना है, तो ये मेरी लायबिलिटी हुई। साथ ही साथ क्या है, या तो फिर मुझे अपनी संपत्ति घटा देनी है। मुझे मान लीजिए चोट लगी है, मुझे हैंडी प्लास या कुछ और खरीदना, कोई बैंडेज लेना है, 5 रुपए का बैंडेज आ रहा है। अब मुझे वो बैंडेज जरूरी है, तो अपनी संपत्ति का ह्रास तो करना है। जो मेरे पास मेरा पैसा जितना है खत्म हो चुका है, जो मेरा रेवेन्यू रिसीट था वो खत्म हो चुका है, तो मुझे अब इस पद्धति पे आना ही पड़ेगा। अब इसमें भी हम दो चीज पढ़ेंगे, एक हम डेट रिसीट की बात करेंगे, मतलब ऋण प्राप्तियों की बात करेंगे, और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की बात करेंगे। अब ये क्या क्या होता है इसको भी आइए देख लेते हैं। सरकार ने कहीं से कर्जा ले रखा है, तो वो किस में आएगा? वो भी सरकार की प्राप्ति है। मतलब आपने अगर जो कर्जा लिया है तो वो भी प्राप्ति है, पर उसको किस प्रकार की प्राप्ति में काउंट करेंगे? उसको हम काउंट करेंगे डेट रिसीट में और कैपिटल रिसीट में आएगा वो। साथ ही साथ सरकार ने अपना कोई बॉन्ड लॉन्च कर रखा है या मार्केट लोन्स, तो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इत्यादि के बारे में सुना ही होगा। तो सरकार क्या सिक्योरिटी निकालती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्च करती है और फिर उसके एवज में वो पैसे लेती है। फिर क्या करेगी? वो पैसे तो उसको वापस करने ही करने हैं, तो ये लायबिलिटी ही तो हुआ। यहां से इस बात को क्लियर करते हैं। अब नॉन डेट कैपिटल रिसीट की मतलब इसने उधार तो नहीं लिया, अब इसको ये पैसा मिला है पर इसने उधारिस नहीं लिया है, फिर किस और तरीके से मिलेगा? पहला तो देख लेते हैं रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन से क्या समझ सकते हैं? इससे पहले भी हम लोग रेवेन्यू वाले में पढ़े थे, जो हम लोग राजस्व प्राप्तियों में पढ़े थे, उसमें आया था इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब इंटरेस्ट सरकार को मिला है, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। तो जब इंटरेस्ट प्राप्त होगा तो उसको हम लोग रेवेन्यू में जोड़ेंगे। अब अगर जो सरकार को अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्राप्त होगा, तो अगर हम लोन की बात करें वहां पर हम दो चीजें देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? एक तो हम देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कि जो एक मूलधन होगा, और एक उस पर इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा उसको हम रेवेन्यू में बात करेंगे, सरकार के राजस्व प्राप्तियों में बात करेंगे। पर अगर जो सरकार को मूलधन ही वापस मिल जाए, मतलब सरकार ने 100 रुपए दिए थे, अब सरकार को 100 रुपए ही वापस मिल जाए, जो मूलधन है वही वापस मिल जाए, तो उसको हम पूंजीगत प्राप्तियों में देखेंगे। और ये भी सरकार ने क्या कोई ऋण तो लिया नहीं है, जो ऋण दिया था वो मूल पैसा वापस पाया, तो ये किस में आएगा? रिकवरी ऑफ लोन को हम पढ़ेंगे नॉन डेट कैपिटल रिसीट में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम विनिवेश की बात करेंगे। विनिवेश मतलब सुना होगा आप लोगों ने कि इस संस्था को गैर सरकारी कर दिया गया है, इस पर्टिकुलर एयरलाइन को बेच के अब प्राइवेट कर दिया गया, मतलब सरकार अपनी एसेट्स को घटाती जा रही है। तो एसेट्स को घटाएगी तो जाहिर सी बात है पैसा पाएगी। अब उस पैसे को काउंट करेगी तो कहां काउंट करेगी, किसके अंतर्गत काउंट करेगी? नॉन डेट कैपिटल रिसीट, मतलब गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत इसको काउंट करेगी। किसको? जो उसने डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश किया है। तो ये तो था कि सरकार कहां कहां से पैसे पा रही है, सरकार की प्राप्तियां। अब हम बात करेंगे कि सरकार कहां कहां पर पैसे खर्च कर रही है, तभी तो हम घाटे तक पहुंचेंगे। इसे घाटा निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले हम देखेंगे हमको पैसा कहां मिलेगा, अब हम देखेंगे हम पैसा खर्च कहां करेंगे, इसके बाद ही तो हम घाटे के पास पहुंचेंगे, तो चीजें और आसान होगी समझने में। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार कहां कहां पे खर्चा कर रही है, तो उसके खर्चे को भी दो रूप से हम वर्गीकृत करते हैं, एक राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। अर्थात एक हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, एक हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। आइए अब हम देख लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी हमको दो चीजें याद रखनी है कि ये क्या करता है, डायरेक्ट क्रिएट नहीं करता है, क्या फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट। मतलब ये जो पैसा खर्चा कर रहा है सरकार, जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा कर रहा है, इसमें ये कोई एसेट का क्रिएशन नहीं करता है। एसेट मतलब संपत्ति, जैसे आप समझ सकते हैं रोड, रेलवे, ब्रिज इत्यादि। कावेरी इंजन की बात करें, कुछ भी जो सरकार बनवा रहा है उसमें इस पैसे का यूज नहीं कर रहा, मतलब जो उसके इतर पैसा खर्चा कर रहा है उसको हम राजस्व व्यय बोलेंगे, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो फिर बात आती है कि इसमें क्या क्या खर्चा कर रहा होगा। जैसे किसी को सैलरी देनी है, पेंशन देना है, सब्सिडी इत्यादि देनी है, ये सब किस में आएगा? ये सब इसी खर्चे में तो आएगा। देखिए सैलरीज की बात करें, पेंशन की बात करें, सब्सिडी की बात करें, क्या मान लेते हैं सरकार ने भी तो कुछ पैसे उधार ले रखे होंगे, तो अब सरकार को भी तो इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। तो जो सरकार इंटरेस्ट पेमेंट करेगी वो भी तो सरकार का क्या है, एक्सपेंडिचर ही है, खर्चा ही है, वो भी किस में आएगा? वो भी आएगा इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। साथ ही साथ सरकार ग्रांट भी देती है। जब बजट आता है तो आप वहां पर देखते होंगे, वो दिखाता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कहां दिया गया है, नेपाल को दे दिया गया, भूटान को दे दिया गया, कुछ अमाउंट बांग्लादेश को दे दिया गया। ये सब क्या है? अनुदान ही तो है, ग्रांट है, ये भी तो क्या है, सरकार के खर्चे ही हैं। पर ये किस प्रकार के खर्चे हैं? ये राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब यहां से एक बात और आती है कि ये खर्चे करने क्या जरूरी हैं, जैसे मतलब क्यों ही करना।
लेकिन ये बात हमको याद रखनी है कि करना चाहिए, मतलब ये करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? गवर्नमेंट फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, ये सरकारी कामकाज के लिए जरूरी है। अरे भाई, अगर जो सैलरी नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे तो कैसे कोई कार्य करेगा? सैलरी नहीं मिल रही है तो पर कोई भी व्यक्ति सरकारी संस्था में कार्य क्यों कर रहा होगा? नहीं करेगा। अगर जो हम इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे तो हमको फर्दर कोई लोन चाहिए होगा, तो हमको कोई लोन क्यों देगा? कोई दूसरा देश भी नहीं देगा। इसी संस्था से जिससे हमने लोन लिया होगा, जो हम उसको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रहे होंगे, तो हमको आगे कोई लोन चाहिए होगा तो वो क्यों देगा? तो ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? गवर्नमेंट फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, सरकारी कामकाज के लिए ये पैसा खर्चा करना जरूरी है। इसके बाद बात हम करते हैं पूंजीगत व्यय की, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। अब इसमें वही बात आती है, इसमें एसेट निर्माण की बात करेंगे, इसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करेंगे। देखिए, इसमें क्षमता निर्माण हो रहा है, इसमें संपत्ति बनेगी, क्षमता बढ़ेगी। मतलब ऐसा पैसा खर्चा करना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे। पैसा उस जगह पे सरकार अब खर्चा करेगी, मतलब जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करेगी कि जो भविष्य में भी आपके लिए पैसे जनरेट कर रहे हों। जब ऐसी जगह पर खर्चा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कैपिटल बोलते हैं कि कैपिटल जनरेट कर रही है सरकार। जैसे रोड, रेलवे, ब्रिज पे सरकार खर्चा कर रही है, या कोई मशीनरी इक्विपमेंट पे सरकार खर्चा कर रही है, कोई और वो इन्वेस्टमेंट कर दे रही है, तो ये सब किस में आ गई? इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गई, पूंजीगत व्यय में आएगा। किसके? सरकार के। ये हम लोगों ने देखा था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्यों होता है? सिस्टम चलाने के लिए, मतलब फंक्शनरीज के लिए होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर से सरकार क्या करती है? अपने एसेट या कैपेसिटी को बढ़ाने या बढ़ाने में मदद करती है। किससे? कैपिटल एक्सपेंडिचर से। अब ये तो बात हो गई यहां तक के कि सरकार को कहां से पैसा मिल रहा है, सरकार कहां पे पैसा खर्चा कर रही है। पढ़ना क्या था हम लोगों को? हम लोगों को डेफिसिट के बारे में देखना था। उससे पहले ये थोड़ा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था। अब हम बात करेंगे डेफिसिट का। तो डेफिसिट हम लोग देख ही चुके हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। मतलब जब हमारा एक्सपेंडिचर हमारे रिसीट से ज्यादा हो जाए, मतलब हमारा जो खर्च है हमारे प्राप्तियों से ज्यादा हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा घाटा हो गया, ये हमारा डेफिसिट हो गया है। अब आइए हम देखते हैं डेफिसिट के प्रकार के, डेफिसिट किस प्रकार के हैं, या डेफिसिट को किन किन रूपों में हम देख रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बजटरी डेफिसिट की, मतलब बजटीय घाटे की बात करेंगे। तो इसमें क्या है? बजटीय घाटे को कैसे निकाला जाता है? तो इसमें कुल व्यय में कुल प्राप्तियां घटा दी जाती है, मतलब टोटल। देखिए, बात है जब घाटे की हो रही है तो जाहिर सी बात है इसमें एक्सपेंडिचर ही आगे रखेंगे। घाटा, घाटा शब्द आते ही समझ में आ गया ना कि पैसा खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, मिल कम रहा है। तो जब माइनस करेंगे तो खर्चे को हमेशा आगे रखेंगे और प्राप्तियों को पीछे ही रखेंगे, मतलब घटाएंगे, खर्चे में से ही प्राप्ति घटाएंगे। तो कुल व्यय में से हम कुल प्राप्तियां घटाएंगे तो हमको बजटरी डेफिसिट मिलेगा। पहले हम अपना घाटा देखने के लिए, मतलब भारत सरकार पहले अपना घाटा देखने के लिए बजटरी डेफिसिट निकालती थी। फिर वित्तीय वर्ष 1996-97 से उन्होंने इस चीज को रिप्लेस कर दिया। किस चीज से? राजकोषीय घाटे से, अर्थात फिस्कल डेफिसिट से। अब वो फिस्कल डेफिसिट को अपने इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं कि कितना घाटा सरकार को लगा, कितना क्या है। ये कहां से देखती है, किस इंडिकेटर का यूज करती है? अब फिस्कल डेफिसिट से। 1996-97 तक के बजटरी डेफिसिट से इस चीज का पता करते थे, अब फिस्कल डेफिसिट से पता करते हैं। तो अब थोड़ी देर में हम लोग फिस्कल डेफिसिट भी देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि राजस्व घाटा क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। अब रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं? इसमें हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से हम रेवेन्यू रिसीट को घटा देंगे। मतलब अगर जो मान लीजिए हमारा राजस्व व्यय कितना है, हमारा राजस्व व्यय मान लीजिए 150 रुपए का है, और राजस्व प्राप्तियां, मतलब जो हमें पैसा मिला है, जो राजस्व में पैसा आया है वो राजस्व में 100 रुपए आया है, तो घाटा कितने रुपए का लगा? 50 रुपए का घाटा लगा। मतलब 50 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा होगा, जो हमको नहीं मिले थे उससे ज्यादा हमने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। और करंट सिचुएशन सरकार के क्या है कि जो हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं वो हमारे राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तभी हम किसमें? घाटे में चल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट की, जिसको हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। अब फिस्कल डेफिसिट निकालते कैसे हैं? इसमें हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल नॉन डेट रिसीट घटा देते हैं। मतलब कुल व्यय में से हम कुल गैर ऋण प्राप्तियां घटाएंगे। अब बात आती है यहां पर, ये गैर ऋण प्राप्ति है क्या? ये टोटल नॉन डेट रिसीट है क्या? मतलब ऐसा पैसा, मतलब ऐसी प्राप्तियां, जो ऐसी चीजें मिली हैं, जो प्राप्तियां हैं वो उधार नहीं ली गई हैं। और आसान शब्दों में अगर इसको समझा जाए तो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 3,000 रुपए हैं। ठीक है, मेरे पास 3,000 रुपए हैं। फिर मैं आपसे बताऊं कि उस 3,000 रुपए में से 2,000 रुपए मुझे मिले हुए हैं, मेरे परिवार ने मुझे दिया है, एज अ सैलरी मिला है, जो भी समझ लीजिए। और 500 रुपए ऐसा है मैंने किसी को उधार दे रखा था, उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने मुझे वो 500 रुपए वापस किया है। और जो बचा हुआ 500 रुपए है वो मैंने किसी से उधार लिया है। अभी पूरा मिला के कितना बनेगा? 3,000 रुपए। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से मेरा नॉन डेट कैपिटल रिसीट क्या है, मतलब कुल गैर ऋण प्राप्तियां कितनी हैं, तो आप बताएंगे कि आपकी तो 2500 है। मैं कहूंगा क्यों 2500 है? फिर आप मुझे समझाएंगे कि आपने इसमें क्या बताना है
गैर ऋण की बात करनी है ना, इसमें आपको ये बताना है कि आपने नॉन डेट, बिना डेट के कितना पैसा है। तो 500 रुपए तो मैंने उधार ले रखा था, उसको घटाने पे कितना बचेगा, 2500 ही बचेगा ना। तो इसमें वही चीजें ऐड करनी है कि जो सरकार की प्राप्तियां हैं अदर देन लोन, मतलब जो सरकार ने जो लोन ले रखा है, जो सरकार ने ऋण ले रखा है, जो सरकार ने डेट ले रखा है, उसको अगर जो छोड़ के सरकार को जो प्राप्तियां मिली हैं उसी को हम घटाएंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा कि सरकार का फिजिकल डेफिसिट कितना है। अब इसको और आसान शब्दों में समझा जाए तो ऐसा समझ, मतलब एक उदाहरण के तौर पे अगर समझा जाए, मान लीजिए एक कोई एस्पिरेंट है, ठीक है। अब उस एस्पिरेंट का खर्चा जो है 3000 रुपए का एक महीने का खर्चा आया। अब किस प्रकार से 3000 रुपए का महीने का खर्चा है, मान लीजिए उसका कुछ रेंट उसको देना है, कुछ उसको अपने खाद्य रसद पे खर्चा करना है, उसके साथ ही साथ क्या है उसको कुछ अपने ट्रेवलिंग अलाउंस पे खर्चा करना है। अब उस पर्टिकुलर महीने में क्या हुआ, उसकी कोई परीक्षा भी आ गई जिसके लिए उसको कहीं बाहर जाना है और वहां पर उसका रेंट लगेगा, उसका ट्रेवलिंग चार्ज लगेगा, कुछ खाएगा पीगा, मतलब कुल मिला के टोटल खर्चा है। तो जितना उसका नॉर्मल खर्चा होता था उससे उसका ज्यादा खर्चा हुआ, उसका सपोज करते हैं 3000 रुपए महीने खर्चा हो गया। मतलब इस महीने का उसका बजट आ रहा है 3000 रुपए का, कि उसका कितना खर्चा हो रहा है, 3000 का वो खर्चा कर रहा है। अब बात करते हैं कि टोटल नॉन डेट शीट। अब वो जोड़ेगा कि अच्छा इस बार मुझे इतना खर्चा करना है, कि इतना रेंट पे दे देना, इतना खाने पे दे देना, इस बार वहां फला जगह मुझे परीक्षा देने जानी है, वहां पर इतना खर्चा होगा। मतलब कुल मिलाकर उसने जोड़ा घटाया कि मुझे कितना खर्चा करना है, इस बार 3000 रुपए खर्चा करना है। अब वो जोड़ेगा कि मेरे पास पैसा आ कितना रहा है, तो उसने जोड़ा कि मुझे 2000 रुपए मुझे घर से मिलते हैं हर महीने के, तो 2000 रुपए तो वो मिलेंगे। मैंने एक अपने दोस्त को दे रखा था 500 रुपए, वो मुझे 500 वापस कर देगा, तो मुझे कितना मिल गया। अब वो जोड़ेगा कि मुझे टोटल अभी 2500 मिल रहा है। अब वो देखेगा कि 2500 मिल रहा है, खर्चा कितना हो रहा है, 3000 का खर्चा है इस बार। अब उसको मैनेज करना है, कितना मैनेज करना है, उसको 500 रुपए मैनेज करना है। अब वो 500 रुपए कहां से मैनेज होगा, अब उसको ये 500 रुपए कर्जा लेना पड़ेगा। इससे हमको एक बात और क्या समझ में आई कि जो फिजिकल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, ये हमको ये भी दर्शाता है कि सरकार को कितना पैसा कर्जा लेना है। देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है कि सरकार के कुल खर्च को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त संसाधन या उधारी की आवश्यकता है, इसका संकेत देता है। कौन संकेत देता है, फिजिकल डेफिसिट संकेत देता है। किस प्रकार से देता है ये समझ में आ गया ना, कि अपना खर्चा पहले उस बच्चे ने निकाल लिया कि 3000 रुपए खर्चा है, तो उसने देखा कि उसको कितना पैसा मिल रहा है, तो टोटल उसने देखा कि 2500 रुपए ही उनको मिल रहे हैं। अब 500 रुपए उसको अतिरिक्त चाहिए, अब वो 500 रुपए क्या करेगा, उधार ही तो लेगा। तो उस उधार वाले मनी को हटा के तो कैसे पता चलेगा कितना उधार लेना है, इसी प्रकार से पता चलेगा ना। उससे सरकार को भी कैसे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में इतना उधार लेना है, कैसे पता चलेगा। सरकार अपने टोटल रेवेन्यू रिसीट में से, टोटल अपने एक्सपेंडिचर में से ये घटा देगा। फिर सरकार को पता चलेगा कि अच्छा इतना मेरा घाटा लग रहा है, तो घाटे को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो यहां से ये बात हमको क्लियर हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की, प्राइमरी डेफिसिट किसे बोलते हैं, प्राथमिक घाटा किसे बोलते हैं। अब एक चीज और यहां पर देख लेते हैं पहले। जैसे 500 रुपए है, अब बच्चे ने को मान लीजिए अपने घर पे बताना है, तो बताएगा कि पापा 500 रुपए का घाटा लग गया, एक तो ये बात है। और वो लड़का बताया कि पापा 300 रुपए का घाटा लग गया, मम्मी 300 रुपए का घाटा लग गया। तो दोनों जगह पे क्या सुन के उनको ज्यादा ऐसा लगे कि हाँ ठीक है 300 रुपए का, एक अगर 500 अमाउंट का घाटा है, 300 अमाउंट का घाटा है, तो ज्यादा सुटेबल घाटा कौन सा है। मतलब घाटा तो वैसे पहली बार सुटेबल होता ही नहीं, लेकिन ठीक है फिर भी मान लेते हैं ज्यादा सुटेबल कौन सा है, 300 रुपए वाला है। अब वो 300 क्यों बताएगा, जब उसका खर्चा 500 हो रहा है, वो 300 क्यों बताएगा। तो 300 वो इस प्रकार से बताने जाएगा, मान लीजिए जो उसका खर्चा हो रहा था उसमें से वो पिछले महीने कोई उधार ले रखा हो, 200 रुपए उसको उसे उधारी देनी हो, या ऐसा मान लेते हैं उसके पिताजी को जरूरत रही हो कुछ पैसों की, और उस अपने पिताजी के लिए उसने कुछ पैसे उधार लेकर अपने पिताजी को दिए हों। अब 200 रुपए उसको इंटरेस्ट देना रहता हो, तो पिताजी को बताएगा कि हाँ पापा वो 200 रुपए जो आपके इंटरेस्ट देने वो तो मैं हटा दूंगा, तो फिर मेरे पास 300 ही रुपए हैं। कहने का सेंस है वो अमाउंट को और छोटा करने के, मतलब केओस ना क्रिएट हो, लगे कि हाँ चीजें ठीक ठाक तो चल नहीं, बहुत ज्यादा पैसा तो बच्चा नहीं खर्चा कर रहा है, क्योंकि वो उधार भी मतलब जो उसको इंटरेस्ट देना है उसको घटा के बताएगा कि 500 तो घाटा लगा है, जिनमें से 200 रुपए तो वो हैं जो मैंने आपके लिए उधार ले रखा था, या जो आपने उधार ले रखा था उसका इंटरेस्ट जो देना है वो 200 तो वो है, जब उसको हटा देंगे तो 300 तो घाटा लगा इस बार का, 300 तो रुपए मेरे पास कम पड़ गए, तो मैं उधार इसीलिए तो लिया। तो ऐसा बताएगा। कहने का सेंस क्या है कि जब हम फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे, राजकोषीय घाटे में से जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है, जैसे हम सरकार का जो घाटा लगा है, सरकार जो खर्चा कर रही थी, अभी हम लोग क्या देखे थे, सरकार इंटरेस्ट पेमेंट कर रही थी। जब हम लोग सरकार के एक्सपेंडिचर को देख रहे थे, वहां पर हम लोग देखे थे ना कि सरकार पैसा खर्चा कर रही थी, कैसे, इंटरेस्ट पेमेंट कर रही थी।
इंटरेस्ट पेमेंट किस मूल्य पे करेंगे? जाहिर सी बात है जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें अगर कोई पैसा है तो इसका तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं। जो पुराने वित्तीय वर्ष रहे होंगे उसमें जो पैसा उधार लिया गया होगा उसी का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो यहां पर उस इंटरेस्ट को घटा के और मतलब घाटे को और एकदम एक्यूरेट दिखाया जाएगा कि इस बार तो घाटा इतना ही लगा है। जैसे वो बच्चा बताएगा ना कि इस बार का घाटा तो 300 ही लगा है, 200 रुपए तो वो थे जो मैं मतलब इंटरेस्ट पेमेंट किया, जो आपने पिछला उधार ले रखा था उसका इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो मेरा घाटा ज्यादा नहीं था, मैंने उधार ज्यादा देना मतलब मुझे इंटरेस्ट ज्यादा देना था पिछले बार के उधार का, तो मेरा घाटा आपको बड़ा लगा। इसी चीज को अगर सरकार के लहजे में देखा जाए तो हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करेंगे कि जब फिजिकल डेफिसिट होता है, जो राजकोषीय घाटा होता है, उसमें से जब ब्याज भुगतान को घटा देती है सरकार तो क्या बताती है कि यह हमारा प्राथमिक घाटा है। ठीक है, यहां से समझ में आया कि प्राथमिक घाटे का सेंस क्या है, इससे क्या दर्शाते हैं। देखिए इसमें लिखा भी है ना कि रिमूव द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पास्ट डेट टू शो द करंट फिजिकल स्टांस। मतलब कि पुराने अगर जो हमारा जो पुराना जो हमको उधार ले रखा गया है उस पर जो हमको इंटरेस्ट देना है, जो उसको घटा दिया जाए तो और हमारा अमाउंट छोटा ही लगेगा। तो बेसिकली ये बर्डन हटाने के लिए, यही दिखाने के लिए हम इस बार ज्यादा घाटे में नहीं है। वो तो पिछले बार के था कि जो पिछले बार के हमारे ऋण लिए हुए हैं उसकी इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए हमारा ये गैप इतना ज्यादा दिख रहा है। बेसिक सेंस इतना है। फिर हम यहां से बात करेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की कि प्रभावी राजस्व घाटा ये क्या होता है। तो इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं? इसको हम निकालते हैं जब रेवेन्यू डेफिसिट में से मतलब राजस्व घाटे में से ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट मतलब पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए दिए गए अनुदान। अब इससे क्या सेंस निकलता है कि ये ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। यहां पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल का सेंस हम लोग क्या देखे थे? कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन करना। मतलब सरकार जो ग्रांट दी है, जो सरकार को देखिए जो सरकार ग्रांट देगी, अभी पीछे हम लोग जब पढ़े थे क्या पढ़ते? हम लोग जब रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पढ़ते या जो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते वहां पर हम लोग ग्रांट की बात किया गया था कि सरकार अनुदान भी देती है। अब सरकार ने मान लीजिए अपने केंद्र सरकार है उसने अपने राज्य सरकार को अनुदान दिया, ग्रांट दिया है। अब उस ग्रांट से केंद्र राज्य सरकार क्या कर रही है? स्कूल बनवा रही है, कोई बिल्डिंग बनवा रही है, रैन बसेरा बनवा रही है, रोड बनवा रही है, कुछ और अस्पताल बनवा रही है। तो ये क्या है? कैपिटल मतलब कैपिटल पे ही राज्य सरकार भी कैपिटल निर्माण पे ही क्रिएट मतलब खर्चा कर रही है ना इस चीज का। तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो इस पैसे को भी घटा के दिखाते हैं कि नहीं देखिए भैया अपना जो राजस्व प्रभावी राजस्व घाटा है वो कम है। वो तो इसलिए ज्यादा घाटा दिख रहा था क्योंकि हमने पैसा उधार दे दिया कैपिटल जनरेशन के लिए। कैपिटल जनरेशन से क्या होगा? अभी हम लोग देखे थे कि ये क्या करता है? कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। मतलब इसको पॉजिटिव वे में लिया जाता है जब कैपिटल जनरेशन के लिए पैसा खर्च करें। कुल सेंस मोटी मोटा क्या यहां पर समझ में आया? एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट में हम ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट में हम ये देखते हैं कि जब फिजिकल डेफिसिट में से अर्थात जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो प्राथमिक घाटा आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम प्रभावी राजस्व घाटे में क्या देखते हैं कि जब सरकार क्या करती है, जब राजस्व घाटे में से पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए दिए गए अनुदान को घटा देती है तो क्या आ जाता है? प्रभावी राजस्व घाटा आ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ ज्यादा पैसा तो नहीं खर्चा हो रहा है, ये तो कैपिटल क्रिएशन के लिए पैसा ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी? हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट के बारे में देखा क्या होता है, कैपिटल रिसीट के बारे में देखा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा। फिर हम लोगों ने घाटों की बात कर ली कि बजटरी डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ और भी डाउट अगर जो आपको इसमें होगा तो कमेंट कीजिएगा। किसी और भी टॉपिक के बारे में अगर जो आपको जानना होगा तो कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके आप ये जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के जय हिंद सभी को।